पढ़ा था ना, कल हमारा ये हो गया था। ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किए थे कि जो टोटल बॉडी वेट है हमारे पास वो 60% है। इंट्रा सेलुलर में हमारे पास 40% है। एक्स्ट्रा सेलुलर 20% है। हमने कहा था कि इसको इसी तरीके से याद रखें, 60 40 एंड 20। ठीक है। तो ये हमारे पास बॉडी वेट और ये सारी चीज़ें थे। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो टोटल बॉडी वेट है हमारे पास, इसमें जो मार्कर है हमारे पास जिससे हम वॉल्यूम को मेजर कर देते हैं, वो है हमारे पास ट्राइटेटेड H2O है, D2O है, ये आइसोमर है, ये भी पानी का जो है ना, वाटर का आइसोमर है। सही है। एंटीपायरिन है, इससे हम मेजर करते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आप देखिए सल्फेट है हमारे पास, इन्युलिन है, मिनिटॉल है। ठीक है, इससे हम मेजर कर देते हैं। और इसका जो मेजर केटायन है वो सोडियम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, और जो एनायन है वो क्लोराइड है और बाइकार्ब है। इसी तरीके से प्लाज्मा में अगर आप देखें तो हमारे पास इसका जो मार्कर है वो RISA, राइसा। इसको मैंने राइसा से मैं याद करता हूँ। राइसा का मतलब होता है ना, रेडियो आयोडीनेटेड सीरम एल्बमिन, ये मार्कर है प्लाज्मा का। और E1 ब्लू जो है ना, ये भी इसका मार्कर है। प्लाज्मा में सोडियम जो है ना, ये हमारे पास केटायन होता है, और इसी तरीके से क्लोराइड, बाइकार, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारे एनायन है हमारे पास। ठीक है। तो ये टेबल इसको मेमोराइज करना है आप लोगों ने। और इसी तरीके से अगर आप इंटरस्टिशियल में देखें तो वही आपके पास जो है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मा वॉल्यूम जो है ना, इनडायरेक्ट ये, और सोडियम इसका कैटायन है, बाइकार्ब, और क्लोराइड जो है ना इसका एनायन है। तो अगर आप देखें ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल में, तो ये देखें ये सारे सब में जो है ना है, क्लोराइड हो गया, HCO3 बाइकार्ब हो गया, HCO3, ये सब में है। ठीक है। इसी तरीके से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में फिर आप देखें तो इसमें पोटाशियम जो है ना, वो हमारे पास मेजर कैटायन है। इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोटीन है, ये हमारे पास मेजर एनायन है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने क्लियरेंस के बारे में बात की थी। थोड़ा सा मतलब ये फनी सा वो है। क्लियरेंस का जो आप फार्मूला देखते हो ना, तो UV/P है, अल्ट्रा वायलेट ओवर P। सही है। तो इसी तरीके से आप याद रखें। तो देखें ना, रीनल जो क्लियरेंस है UV/P है, यूरिन कंसंट्रेशन है, सही है, पर्टिकुलर इन द सब्सटेंस। फिर ये जो है ना, यूरिन फ्लो रेट है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। फिर हमने रीनल ब्लड फ्लो के बारे में हमने बात की थी कि जो रीनल ब्लड फ्लो है, तकरीबन 25% आपका जो कार्डिक आउटपुट है ना, 20 to 25% ये आपके पास किडनी में चला जाता है। सही है। सब ज्यादा जो आपका हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट है ना, वो किडनी के पास जाता है। फिर इसके बाद हमने ये बात की थी कि इसका जो किडनी का अगर आप देखें ना, तो ये कार्टेक्स है, सॉरी ये मेडोला है, ये अंदर वाला मेड वाला। मेडोला मैंने कुछ इस तरीके से याद किया है कि जो मिड में आएगा उसको हम मेडोला कहेंगे, बाहर वाला जो आएगा इसको हम कार्टेक्स कहेंगे। तो अगर आप ये देखें ना, ये आर्टरी है, रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है। ठीक है ना। फिर ये आगे डिवाइड होते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं इंट्रा लोबर आर्टरी, फिर आर्कुएट आर्टरी, और फिर इसके बाद जो है ना कॉर्टिकल रेडियल आर्टरी, क्योंकि कार्टेक्स को सप्लाई करती है। तो ये सारी चीज़ हमारे पास ना डिजीज है। वैसे हम पैथोलॉजी में करेंगे, डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, उसमें ना इन वेस्कुलर इस वेसल्स की जो है ना वो डिजीज होती हैं, पैथोलॉजी आती है। तो बेसिकली ग्रेनुलर सरफेस इसको बोलते हैं, वैसे हम पैथोलॉजी में करेंगे तो इसकी डिजीज भी होती है हमारे पास। सही है। फिर इसके बाद जो है ना हमने मेडोला की ये सारी चीजें हमने की है। ठीक है। और ये जो मेडोला है ना, इसमें जो अहम बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा सब्सेप्टेबल है इस्कीमिया के। इस्कीमिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये एक अहम पॉइंट है, थोड़ा सा जहन में रखना है आप लोगों ने। फिर इसके बाद हमने ना ऑटो रेगुलेशंस के बारे में बात की थी कि जो रीनल ब्लड फ्लो है, ये खुद अपने आप को जो है ना ऑटो रेगुलेट करते हैं। ऑटो रेगुलेट, ऑटो का मतलब होता है ना सेल्फ। सही, सेल्फ। तो ये अपने आप को रेगुलेट करते हैं। किस तरह रेगुलेट करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेफ्रॉन है। ठीक है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है और ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। यहाँ पे हमारे पास हाँ, दो दो है जो अपने आप को रेगुलेट करते हैं दो तरीकों से। एक है माइजेनिक और एक है हमारे पास ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। माइजेनिक में ये होता है ना कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये वेसल्स है ना,
तो हमने कहा था कि वेसल के आगे पीछे जो है ना वो हमारे पास ना स्मूथ मसल होते हैं, और स्मूथ मसल में हमारे पास ना कैल्शियम जब रिलीज हो जाते हैं ना तो वो आके स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करते हैं, और जब वो कंट्रैक्ट होते हैं ना तो जो वेसल्स है ना वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो ये भी इसको हम कहते हैं माइजेनिक ऑटो रेगुलेशन, कि जब भी प्रेशर इसमें ज्यादा हो जाता है, यहाँ से कैल्शियम रिलीज होते हैं स्मूथ मसल से, वो आके यहाँ पे जो है ना अटैच हो जाते हैं, कंट्रैक्शन स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन होती है और वेसल जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो ब्लड फ्लो रेगुलेट हो जाता है। एक 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 मैकेनिज्म तो ये है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो ये है, जिसको हम ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक कहते हैं। इसमें ये है ना कि यहाँ पे हमारे पास ना मिकोला डेंसा होता है। मिकोला डेंसा कहाँ पे, कि ये फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे दोनों ये मिल जाते हैं। ये जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे मिकोला डेंसा होता है। ये सेंस करते हैं। सेंस किस तरीके से करते हैं कि जब भी हमारे पास सोडियम क्लोराइड ज्यादा आ जाता है ना, तो मिकोला डेंसा जो है ना वो इसको सेंस करते हैं। जब ये सेंस करते हैं तो इसको पता चल जाता है कि हमारे पास जो जीएफआर है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ये आगे अभी हमें बता दूंगा, जैसे कल भी हमने एक्सप्लेन किया था इसको, वो इंक्रीज हो गया है। जब वो इंक्रीज हो जाता है ना तो फिर इसको पता चल जाता है, ये सेंस करते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर क्या कर देता है कि ये जाके हमारे पास अगर ये इंक्रीज हो जाता है या फॉर एग्जांपल ये डिक्रीज हो गया है, हमारे पास जीएफआर डिक्रीज हो गया है, तो ये वही मिकोला डेंसा है, ठीक है ना। ये देखें मिकोला डेंसा है यहाँ पे, इस इधर से मैंने काटा यहाँ पे लगाया, बड़ा किया, ठीक है ना। ये देखें मेडोला डेंसा है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स है हमारे पास, और यहाँ पे जो जे सेल्स है, जिस तरह हमने उधर हार्ट में भी इसको हमने एक्सप्लेन किया था, जो हम रास सिस्टम पढ़ रहे थे, उधर भी हमने इन चीज को, जो जे सेल्स है, यहाँ से रिनिन रिलीज होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। तो जब NaCl सोडियम क्लोराइड जो है ना वो हमारे पास कम हो जाता है, तो मेकोला डेंसा को पता चल जाता है कि हमारे पास तो प्रेशर जो है ना वो जो रीनल ब्लड फ्लो है, जो जीएफआर है वो डिक्रीज हो गया है। तो फिर ये क्या काम कर देता है, ये जाके हमारे पास यहाँ पे जो जे सेल्स है वहां से रेनिन को रिलीज कर देते हैं। तो जैसे रेनिन रिलीज हो जाता है ना, तो हमारे पास जो रास सिस्टम है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कार्डियोलॉजी में, ठीक है ना। तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, वही एंजियोटेंसिनोजन है, 1 में कन्वर्ट होगा, 1 2 में कन्वर्ट होगा। और हमने एंजियोटेंसिन 2 के बारे में कहा था कि वेजो कंस्ट्रक्टर है। तो फिर जाके ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास किडनी का जो है ना एफेरेंट आर्टरियोल है, ये ई फेरेंट है। जो किडनी की तरफ आती है ना जो आर्टरी, उसको हम एफेरेंट कहेंगे, और जो निकलेगी उसको हम कहेंगे कि ये ई फेरेंट है। तो देखिए ये नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन, ये बोमेन स्पेस है, ये बोमेन स्पेस है यहाँ पे हमारे पास, और ये हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल नीचे फिर आ जाए, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर इसी तरीके से सेंडिंग लूप और डिस्टल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। आगे इसमें मैंने स्ट्रक्चर डाला हुआ है नेफ्रॉन का, तो वो हम अभी करेंगे। तो क्या होता है कि बेसिकली ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ना ये रिलीज होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे आके ये वेसल्स को जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो पीछे जो ग्लोमेरुलर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब वो इंक्रीज हो जाता है तो जीएफआर जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एक एक तरीके से ये अपने आप को जो है ना वो रेगुलेट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, जिसमें ट्यूब्यूलर और मायोजेनिक है। और अगर फॉर एग्जांपल NaCl जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, तो फिर इसको पता चल जाता है, यहाँ से एडिनोसिन को जो है ना वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो वेसल्स है, जो एफेरेंट है, स्पेशली ये एफेरेंट है, सही है, ये ईफेरेंट है, ठीक हो गया। तो एफेरेंट को जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। जब ये कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो रीनल ब्लड फ्लो जो है ना वो यहाँ पे कम, यहाँ पे ये कम, यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे प्रेशर कम, जीएफआर कम, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपने आप को ऑटो रेगुलेट करते हैं माइजेनिकली, और जो ट्यूब्यूलर और ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसमें आपको इसके साथ सोडियम और ये ज्यादा हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे पास, तो देखिए ये हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो के बारे में हमने बात की, फिर इसके बाद जो है ना ऑटो रेगुलेशन के बारे में हमने बात की, ठीक है। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो है, ये बेसिकली हमारे पास पैरा अमाइनो हेप्यूरिक एसिड है, PPH, इससे हम इसको एस्टिमेट कर देते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो को, ठीक है।
तो इससे हम एस्टिमेट लगा देते हैं। और फिर क्योंकि ये हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है ना, अभी हम आगे मैं आप लोगों को मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है कि ये तकरीबन 20% जो है ना वो फिल्टर हो जाते हैं और 80% जो है ना वो सिक्रीट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं आगे हम करेंगे इसको, ठीक है। तो इससे हम इसको रीनल प्लाज्मा फ्लो को अगर आपसे कोई पूछे कि किस चीज़ से हम मेजर कर देते हैं, तो ये आप पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड से जो है ना इससे हम मेजर कर देते हैं। फिर रीनल प्लाज्मा फ्लो है, इसमें जो है ना हमारे पास ये इसका जो है ना वो फार्मूला है, रीनल प्लाज्मा फ्लो इक्वल टू यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ पीएच इनटू यूरिन फ्लो रेट, और फिर इसके बाद जो है ना ये हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पैरामाइनो हाइपोरिक एसिड, ठीक है। फिर इसके बाद इनुलिन है, इनुलिन से हम जीएफआर को मेजर कर देते हैं, सही सही है। तो इससे हमें जीएफआर का पता चल जाता है, क्योंकि ये न रीएब्जॉर्ब होते हैं और न जो है ना ये सिक्रीट होते हैं, ये डायरेक्टली फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम जीएफआर को जो है ना वो हम मेजर कर देते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे सारी चीजें मैंने दी हुई हैं। फिर इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल वो ये भी आ सकता है कि जीएफआर हमारे पास डिक्रीज हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि जीएफआर डिक्रीज हुआ है। खैर आगे हम पैथोलॉजी में भी करेंगे कि जीएफआर इंक्रीज है, जीएफआर डिक्रीज है, फलाना दिमाग बहुत सारी चीजें हम करेंगे, सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल जीएफआर डिक्रीज है तो इसका मतलब ये है कि कुछ सब्सटेंस जो है ना वो ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब हो गए, तो इसलिए जीएफआर कम हो गया है। या अगर जीएफआर इंक्रीज है तो इसका ये मतलब है कि कुछ चीजें जो है ना वो पेराट्यूब्यूलर कैपिलरी से वो सिक्रीट हो गए। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास ट्यूब्यूल है ना और यहाँ पे हमारे पास ना आर्टरी पेराट्यूब्यूलर कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे, ठीक है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, तो यहाँ से वो सिक्रीट हो जाते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि अब जीएफआर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये खैर हम करेंगे। क्रेटेनिन है, क्रेटेनिन बेसिकली ये मसल प्रोटीन है, ठीक है ना। ये नॉर्मली हमारे किडनी से आप मान ले कि नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बड़े माइनर जो है ना वो रिलीज हो जाते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप जहन में रख ले कि ये फ्रीली फिल्टर होते हैं, लेकिन ये रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं। क्रेटेनिन जो होते हैं ना ये रीअब्जॉर्ब नहीं होते, ये किडनी से डायरेक्ट जो है ना वो फिल्टर होते हैं, फ्रीली फिल्टर होते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन बहुत थोड़े अमाउंट पे जो है ना वो सिक्रीट होते हैं। ये आप लोग जहन में रखें, सही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल टाइनी अमाउंट जिसको बोलते हैं, बहुत कम अमाउंट पे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के बारे में कल हमने बात की थी कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है ना ये हमारे पास, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास जो किडनी के पास जो ब्लड आता है तो तकरीबन 20% जो है ना वो फिल्टर होते हैं, 20%, और रिमेनिंग 80% जो है ना वो चला जाता है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी में, सही है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल आपके पास किडनी निफरान है ना तो 20% फिल्टर हो जाते हैं और 80% जो है ना वो प्लाज्मा इन सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो चला जाता है, वापस दोबारा पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कहेंगे कि ये जो जो फ्रैक्शन है तकरीबन 20% जो है ना वो जिसको हम कहते हैं 20%, ये फिल्टर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, सही है। ये इधर है आप लोगों के पास बुक, अगर आप लोगों के पास है तो आप बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है ना वो इसलिए इन लोगों ने जो बुक में जो फार्मूला दिया है कि जीएफआर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू जीएफआर ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये इधर भी दिया है हम, ठीक है। ये तो ये फिर इसके बाद हमने कुछ एनसेड्स पढ़े थे कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है हमारे पास जो कि हमारे पास कंस्ट्रक्ट कर देते हैं एफेरेंट आर्टरियोल को, हैं। हमने ये आपके पास बोमेन स्पेस बोन, और ये फिर आपके पास जो है ना ये आपके पास ट्यूब्यूल है प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूब्यूल और असेंडिंग लूप ऑफ, और फिर इसके बाद डेस्टल, और फिर इसके बाद जो है ना कलेक्टिंग डक्ट, इसी तरीके से कुछ निपरान होते हैं। तो यहाँ पे जो ये आर्टरी है जहन में रख कि बार बार हम आगे पढ़ेंगे ना कि ये ई फेरेंट है और ये ए फेरेंट है, तो ये ए फेरेंट है, सही है, ये ई फेरेंट है, ठीक हो गया। अब ये जो है ना अब हमारे पास जो कुछ इंसेट्स हैं हमारे पास जो कि हमारे पास ए फेरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, है, ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो रीनल ब्लड फ्लो कम, रीनल ब्लड फ्लो कम, जीएफआर कम, सही है। तो इसी तरीके से अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे अगर आप देखें ना तो उस पे कोई मतलब वो
असर नहीं पड़ता, नो चेंज। वो जाहिर सी बात है, आप उस पर तो कोई चेंजेस नहीं आती है ना, क्योंकि आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया। प्लाज्मा फ्लो जो है ना वो कम हो गया, और जीएफआर जो है ना, जाहिर सी बात है रीनल प्लाज्मा फ्लो, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है, और जीएफआर कम हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से एंजियोटेंसिन 2 जो है वो इफेरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सही है। तो इसमें जब आप इफेरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रक्ट कर देते हो ना, तो पीछे प्रेशर जनरेट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए जो ग्लोमेरुलर प्रेशर है यहाँ पे, कैपिलरी प्रेशर है, ये इंक्रीज। जब ये इंक्रीज तो जीएफआर इंक्रीज। लेकिन ये माइल्ड कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। सही है। ये पॉइंट बहुत अहम है, ये जहन में रखें। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सीवियर कंस्ट्रक्शन करवाऊं इफेरेंट आर्टरियोल की, बहुत ज्यादा सीवियर, तो फिर यहाँ पे जो प्रोटीन है ना वो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो जब प्रोटीन स्टक हो जाते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर जीएफआर डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो फिर पानी को नहीं छोड़ता। प्रोटीन में एक ये कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो अपनी तरफ पानी खींचता है, पानी को नहीं छोड़ता है। तो फिर जब ये माइल्ड टू मॉडरेट कंस्ट्रक्शन हो, तो फिर यहाँ पे जो जीएफआर है, जो कैपिलरी प्रेशर्स हैं यहाँ पे, वो इंक्रीज हो जाएगी और जीएफआर भी इंक्रीज। लेकिन अगर सीवियर कंस्ट्रक्शन है, सीवियर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें फिर ये जो है ना यहाँ पे प्रोटीन स्टक हो जाते हैं, और इसी वजह से फिर जीएफआर डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो फिर फ्लूइड को बाहर नहीं छोड़ देते हैं। सही है। तो इसको जहन में रखिए, बहुत अहम पॉइंट है। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार अब यहाँ पे भी तो कंस्ट्रक्शन हुई है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो इन दोनों, एक में जीएफआर इंक्रीज होता है और दूसरे में जीएफआर जो है ना वो डिक्रीज होता है, वजह क्या है? तो ये प्रोटीन वाली जो बात है ना, इसको जहन में रखना है। ठीक हो गया है। एसी इनहिबिटर्स है जो कि केप्टोप्रेल्स वगैरह है, जिसमें प्रेल्स प्रेल्स आते हैं, फार्माकोलॉजी में हम करेंगे। ये जाके हमारे पास जो इफेरेंट आर्टरियोल है ना, बेसिकली इसको कंस्ट्रक्ट करवा देता है, सॉरी डायलेट करवा देता है, कंस्ट्रक्ट नहीं करवाते, डायलेट करवा देता है। सही है। तो जब ये डायलेट हो जाते हैं, वैसे मैकेनिज्म हम उधर हम करेंगे फार्माकोलॉजी में। फिर इसके बाद जो है ना, हमने कुछ इसमें और कुछ बातें तो नहीं रहती हैं, ताकि मैं इसको कवर कर लूँ। हाँ बस सही है। स्टार्लिंग फोर्सेस है हमारे पास। ठीक है। अब देखें, ये वही चीज है भाई, ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लोब ऑफ हैंडी है, एसेंडिंग है, डिस्टल ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, नेफ्रॉन। आपके एक किडनी में तकरीबन 1.5 है कि 1.2 मिलियन जो है ना नेफ्रॉन है। सही है। एक किडनी में तो बहुत ज्यादा, आप एक किस्म के एक मिलीनियर्स भी हैं आप। क्योंकि आपके एक किडनी में जो है ना वो 1.25 जो है ना, या 1.2, 1.5 जिसको बोलते हैं, 1.25, ये आपके पास जो है ना नेफ्रॉन है किडनी में। सही है। इसको जहन में रख ले। देखें, तो वही चीज है, ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी है। सही है। एफेरेंट आर्टरियोल, फिर इफेरेंट आर्टरियोल, फिर इसके बाद ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ब्लड आती है, ब्लड फ्लो, फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ पे जीएफआर जिसको हम बोलते हैं रेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम रीअब्जॉर्ब कर देते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में कि यहाँ वहाँ पे हम सोडियम कितना रीअब्जॉर्ब करते हैं। ग्लूकोज है हमारे पास, इसके अलावा जो है ना हमारे पास बहुत सारे बाइकार्ब है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सही है। तो रीअब्जॉर्ब होंगे, और कुछ चीजें यहाँ से सिक्रीट होती हैं, उसको हम सिक्रीशन करेंगे। सही है। इसको हम वापस रीएब्जॉर्ब करते हैं, इसको हम सिक्रीशन कहते हैं, और बाहर जो निकलेगा उसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे। एग्जिट से याद रखना है। सही है। तो देखिए, रीअब्जॉर्प्शन होगी, सिक्रीशन होगी, और फॉलोड बाय एक्सक्रीशन। ठीक हो गया। अब 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 ये जो स्टार्लिंग फोर्सेस की तरफ मैं जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर करवाऊं, ताकि आप लोगों को आगे मसला ना हो। अब देखें, यहाँ पे ये वही चीज है, इसको मैंने काटा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बड़ा किया। ये जो ओराल जो जगह है ना, ये नेगेटिव होती है, इसी वजह से प्रोटीन यहाँ से बाहर नहीं निकलते। वजह यही है कि प्रोटीन पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी ओराल जितने भी जगह है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, फिर इसके बाद जो है ना फोटोसाइट्स होते हैं, फुट प्रोसेसेस बोलते हैं इसको। ये हम पैथोलॉजी में करेंगे कि ऐसी डिजीज भी हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास ये फुट प्रोसेसेस जो है ना ये खराब हो जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं।
तो फिर प्रोटीन बाहर निकलते हैं, जिसको हमने प्रोटेक्ट सिंड्रोम कहेंगे, आगे आ रहे पैथोलॉजी में हम करेंगे। ठीक हो गया। तो अब ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो यहाँ एंडोथेलियल सेल पे भी नेगेटिव चार्ज, बेसमेंट में मेम्ब्रेन पे भी नेगेटिव चार्ज, पोडोसाइट पे भी नेगेटिव चार्ज, कुल मिला के सब चीजों पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटीन पे भी नेगेटिव चार्ज। तो जब प्रोटीन यहाँ पे आता है ना, तो ये वो रिपेल कर देता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देता है। तो इसी वजह से प्रोटीन जो है ना वो इधर से नहीं निकल पाता। समझ आ गई है ना? ठीक है। तो ये बहुत अहम है, जहन में रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, ये वही चीज़ है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, फिर जीएफआर होगी, फिर इसके बाद जो है ना, यानी जितना रीनल प्लाज्मा फ्लो है, जितना ब्लड आएगा उतना जीएफआर होगा। अगर फॉर एग्जांपल रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है ना वो इंक्रीज हुआ है तो जीएफआर इंक्रीज, और अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज हुआ है तो जाहिर सी बात है जीएफआर डिक्रीज। ठीक है। तो डायरेक्टली इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है। ठीक हो गया है। फिर इसके बाद हाँ, स्टार्लिंग फोर्सेस की तरफ मैं अब आता हूँ। ये देखिए, दो दो हमारे पास जो फोर्सेस है वो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, सही है ये, और दो जो है ना वो है अनकोटिक, जिसको हम कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन होते हैं, यानी प्रोटीन ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो। ठीक हो गया। अब ये कैपिलरी है, ये वही हमारे पास बोमेन स्पेस है, और ये हमारे पास नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल है वो है। ठीक है ना? और अब देखें यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे देखें, ये इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर प्रेशर। लेकिन ये कौन सा है? ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का क्या मतलब होता है? फ्लूइड प्रेशर। अब यहाँ पे ये यहाँ पे जो होगा इसको हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहेंगे, जो कि बुक वालों ने लिखा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यहाँ पे पीजी से भी आप लोग पहचान सकते हैं, पीजीसी से भी पहचान सकते हैं, सही। तो अगर पीजी दिया हो या पीजीसी दिया हो, वट मतलब एक ही है इसका। ठीक हो गया है। और ये यहाँ पे ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मैंने मतलब बताया कि ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसमें आप फ्लूइड की जो प्रेशर है वो आप देते हो, यानी फ्लूइड प्रेशर। अब यहाँ पे ये जो प्रेशर है ना, ये एनकरेज करवाएगा फिल्ट्रेशन को। ठीक है ना? लेकिन आप जो इसका प्रेशर है बोमेन स्पेस, यानी हाइड्रोस्टेटिक, ये बी से मतलब है बोमेन, सही है, बोमेन स्पेस प्रेशर का जो वो है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें ये जो प्रेशर है हमारे पास, ठीक है, ये जो प्रेशर है हमारे पास, इसको हम बोमेन स्पेस प्रेशर कहेंगे। ठीक हो गया। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, और ये जो प्रेशर होगा ना ये अपोज करवाएगा, सही है, अपोज फिल्ट्रेशन, सॉरी फिल्ट्रेशन को ही अपोज करवाएगा। अगर आप देखें ना यहाँ पे, ये अनकोटिक कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक हो गया है। अब इसमें जो है ना ये जो फिल्ट्रेशन है ये अपोज करवाएगा, देखें। ठीक है। जो सॉरी ये जो अनकोटिक ग्लोमेरुलर प्रेशर है हमारे पास, कैपिलरी अनकोटिक प्रेशर है, ये हमारे पास प्रेशर को अपोज करवाएगा, हाँ सही है। लेकिन जो अनकोटिक प्रेशर है बोमेन स्पेस का, यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन है, सॉरी नॉट प्रेशर, जो फिल्ट्रेशन है वो एनकरेज करवाएगा। सो ये एट एनकरेज फिल्ट्रेशन, सही है, ये अपोज फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे ज्यादातर प्रोटीन हमारे पास नहीं होते इक्वल टू जीरो, जो बुक वालों ने लिखा है ना कि इट्स यूजुअली जीरो, इसलिए तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सही है। तो ये हमारे पास कुछ स्टार्लिंग फोर्सेस थे। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बाद हमने बात की ना कि ये इंक्रीज हो सकता है, लेकिन कब? जब आप इसको एफरेंट आर्टरियोल को डायलेट कर लो तो तब ये प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज होती है। इट मेक सेंस, सही है। लेकिन जब आपके पास जो बोमेन स्पेस कैपिलरी जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये भी आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप यहाँ पे ये इंक्रीज कर सकते हो इसको, लेकिन कब? जब आपके पास यूरेटर जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो तो पीछे ये प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, सही है। यहाँ पे आप एफरेंट आर्टरियोल को इंक्रीज, प्रेशर को, फ्लो को इंक्रीज करो तो ये प्रेशर इंक्रीज होते हैं। लेकिन जब आप इसको इंक्रीज कर देते हो, इंक्रीज हो सकती है, जैसा कि यूरेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो आगे हम करेंगे ना कि स्टोन्स वगैरह करेंगे जिसमें अब यूरेटर जो है ना वो वहाँ पे स्टोन वहाँ पे फंस जाए तो प्रेशर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल फिजियोलॉजी को जहन में रखना है आप लोगों ने।
सही हो गया है। तो ये हमारे पास वो होते हैं। अब जो नया टॉपिक है आज, वो ये है कि देखिए, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये ऑलरेडी हमने ये बात की। ये देखिए, एफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, फिल्ट्रेशंस होती हैं, बॉम एंड स्पेस, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ से सिक्रीशन होती है। ये देखिए, ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी है, ठीक है, और एक्सक्रीशन। तो रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन फॉलोड बाय एक्सक्रीशन इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सही है। इसको हम ये कहेंगे। ठीक हो गया। अब अब हम सही वाला जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्चुअल भी है और इसको समझना भी हमें ज़रूरत है। ठीक है। देखिए, हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है जिसको हम टीएम बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम ग्लूकोज का एक, जैसे कि ये करो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो ग्राफ है ये ग्लूकोज के लिए स्पेशली, जिसमें हमारे पास तीन बातें हो सकती है। या तो मतलब रीअब्जॉर्ब हो, मतलब ग्लूकोज जो है ना वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, फिल्टर होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं और एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। अब ट्यूब्यूलर फ्लूइड का क्या मतलब होता है, और जिसे कि अब आगे, अब वैसे वो आगे आ रहा है, खैर मैं वहां पे करूंगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की, ठीक है। अब देखें, हमारे पास जितना भी ग्लूकोज अब फॉर एग्जांपल आया ना, वो फिल्टर हो गए हैं, सही है। तो देखें, ये जो ऊपर वाला लाइन है ना, ये फिल्टर है, सही है। तो इसको हम कहते हैं फिल्टर लोड भी बोलते हैं, इसको फिल्टर लोड। ठीक हो गया है। अब अब ये फिल्टर लोड है हमारे पास, ये ऊपर वाला लाइन, कि जितना चीजें आएंगे वो फिल्टर ही होंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ ग्लूकोज होते हैं ना, कि उसके कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं। आप किडनी में देखें ना, तो ये अगर फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, और फिर यहाँ पे सिल्स होते हैं ना हमारे पास, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। सोडियम हमारे पास जो है ना, वो ये कुछ सेल्स है हमारे पास। अब अगर फॉर एग्जांपल इस सेल को मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, देखें, तो यहाँ पे हमारे पास अ, यहाँ से सारी चीजें फिल्टर होंगे। ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम, जितने भी चीजें, अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, सारे फिल्टर होंगे यहाँ पे। लेकिन जो ग्लूकोज है, जो अमाइनो एसिड्स है, जो बाइकार्ब है, क्लोराइड है, कैल्शियम, ये सारे रीअब्सॉर्ब होंगे, सही है। अब तकरीबन आगे मैंने एक स्लाइड डाली है, वहां पे हम करेंगे ना कि सोडियम कितना, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे सोडियम कितना रीअब्सॉर्ब होते हैं, पोटाशियम कितना रीअब्सॉर्ब होते हैं, ये आगे हम करेंगे, आगे वैसे स्लाइड है इसमें, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे अगर आप देखें ना, तो वहां पे तकरीबन 67% सोडियम जो है ना वो हम रीअब्सॉर्ब कर देते हैं। ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, ये सारी चीजें हम 100% जितना फिल्टर हो जाते हैं उसको हम रीअब्सॉर्ब कर देते हैं। लेकिन अब हम अगर ग्लूकोज की बात करें, ये जो ग्राफ है ना, ये सिर्फ ग्लूकोज के लिए है, सही है। अब ग्लूकोज में क्या होता है कि आप जितना ग्लूकोज वो आया यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर ये है कि इसके अपने ही मखसूस ट्रांसपोर्टर होते हैं। उतने ट्रांसपोर्टर अगर वो फिल हो जाए और वो बिजी हो जाए, फिर जितना भी ग्लूकोज आएगा ना, वो वापस रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, वो एक्सक्रीट ही हो जाएंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज आया। अब ग्लूकोज जो है ना, वो धीरे धीरे इसके जो ट्रांसपोर्टर है ना, वो धीरे धीरे सिचुरेटेड हो रहे हैं, देखें, बिजी हो रहे हैं, बिजी हो रहे हैं। और यहाँ तक के फिर ये कर्व जो है ना वो स्प्ले हो जाएगा, इसको हम कहते हैं स्प्ले, इस जगह को, ठीक है ना, बुक में दिया हुआ है ये लफ्ज स्प्ले। क्योंकि ये स्प्ले इसलिए हुआ है कि अब जितने भी ट्रांसपोर्टर थे ना, वो सिचुरेटेड हो गए, वो बिजी हो गए अब, और हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्टर है नहीं। तो इसी वजह से जो है ना, फिर ये जो कर्व है वो ऐसे ही हो जाता है। तो हम कहेंगे कि अब जो हमारे पास जो ग्लूकोज है ना, वो रीअब्सॉर्ब हो गए। अब मजीद अगर ग्लूकोज आएंगे ना, फॉर एग्जांपल बुक वालों ने इधर 250 लिखा हुआ है, कुछ कुछ लोग कहते हैं 200, कुछ लोग क्या कहते हैं, लेकिन इन हम इसी बुक को फॉलो करेंगे, सही है। तो इन लोगों ने यही लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर हमारे पास 250 मिलीग्राम से कम होगा, यानी अब सारे ग्लूकोज जो है ना वो फिल्टर हो चुके हैं, तो अब हमारे पास जो है ना वो सारे वहां पे जो ट्रांसपोर्टर थे
वहाँ पे जो बंदे थे वहाँ पे इस ग्लूकोज को पकड़ के लेके जाने वाले, अब वहाँ पर वो मौजूद थे, लेकिन जितना ग्लूकोज लेके आया ऊपर से आ रहे थे, इन लोगों ने पकड़ लिया और अंदर लेके गया और री एब्जॉर्ब किया, काम तो खत्म हो गया। अगर ये 250 मिलीग्राम है, लेस देन 250 है, तो ये सारे हमारे पास ट्रांसपोर्टर मौजूद है और वो इसको पकड़ेंगे, री एब्जॉर्ब करेंगे और अंदर लेके जाएंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर ये जो प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन है ये ग्रेटर देन 350 हो जाए, तो अब क्योंकि चीज ज्यादा हो गई है, ट्रांसपोर्टर सारे बिजी हो चुके हैं, सेचुरेटेड हो चुके हैं, अब वो सारे री एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो एक्सक्रीट ही हो जाएंगे। सही है। तो देखिए वो ये एक्सक्रीशन वाला और री एब्जॉर्प्शन वाला। अब स्प्ले की बात मैं कर रहा था ना कि ये स्प्ले, अब स्प्ले का मतलब ये होता है ना कि ये स्प्ले हमें क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है। स्प्ले का हमें यही रिप्रेजेंट करवा रहा है कि ये जो सिपरेशन है री एब्जॉर्प्शन का और फिल्टर लोड का, ये जो सिपरेशन है इसको हम कहेंगे स्प्ले। सही है। तो इसको हम कहते हैं। अब टीएम यानी ये जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है, ये टीएम का जो डिफिनीशन है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को उर्दू हिंदी में बताया कि ये मैक्सिमल रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अकर व्हेन ऑल द ट्रांसपोर्टर आर सैचुरेटेड। सही। तो ये एक सिंपल डिफिनीशन है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये थे। फिर इसके बाद ये हमारे पास ये था, ठीक हो गया। इसमें और कुछ बातें हैं तो मैं बता देता हूँ, और अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। तो कहने का मकसद ये है भाइयों कि जितना ग्लूकोज आएगा, ठीक है, फिल्टर होगा, इसके अपने ट्रांसपोर्टर है, वो सिचुरेटेड हो जाएंगे, मींस उसको पकड़ेंगे, री एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन एक हद से ज्यादा अगर ग्लूकोज आ जाता है तो फिर वो एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे, री एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जाहिर सी बात है वो तो बाहर ही निकलेंगे, तो इसी वजह से वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक हो गया है। अब आगे जो है ना हमारे पास, हाँ, ट्यूब्यूलर फ्लूइड और इन चीजों के में हम बात करेंगे, ये चीज है। अच्छा, ये हमने वैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया है। देखें कि हमारे पास ये जो है ना, ये प्रोटीन जो है ना, नॉर्मली वो क्या होते हैं, फिल्टर नहीं होते हैं। सही है। फिल्टर नहीं होते, वो डायरेक्ट चले जाते हैं इसी तरीके से, इसलिए फिल्टर नहीं होते हैं। और अगर मैं इनोलिन की बात करूं, जैसे जिसे हम जीएफआर को मेजर कर देते हैं, होते देखें, तो वो इधर निकल जाता है। सही है। क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारा निकल जाता है। सही है। और अगर हम पोटाशियम, सोडियम और यूरिया की अगर हम बात करें तो देखिए वो फिल्टर हो जाते हैं लेकिन री एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सही है। फिर इसके बाद जो है ना, अगर आप ग्लूकोज और बाइकार्ब को देखें तो वो इधर से फिल्टर हो जाते हैं, सारे जो है ना वो री एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरीके से आप पैरामाइनो एप्योरिक एसिड को देखें तो यहाँ पे तकरीबन पैरामाइनो एप्योरिक एसिड, मैंने कहा था ना कि आगे एक स्लाइड आ रहा है उसमें मैं बता दूंगा, तो यहाँ पे देखें ना पैरामाइनो एप्योरिक एसिड 20% यहाँ से फिल्टर हो गया और तकरीबन 80% जो है ना वो यहाँ से 80% है। सही है। 80%, सॉरी 80%, 80% जो है ना वो यहाँ से सीक्रेट होते हैं। ठीक है। तो इसे हम रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है ना वो हम मेजर कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है ना क्रिटेनिन देखें, क्रिटेनिन जो है ना वो निकल जाता है, लेकिन ये आप, हमने कहा था ना कि थोड़े मतलब टाइनी जिसको बोलते हैं स्मॉल अमाउंट पे जो है ना वो रिलीज हो सकते हैं, सॉरी सीक्रेट हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये वाला ग्राफ आप लोगों के बुक में है। ठीक है ना। तो अब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। ठीक हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 67%, यहाँ पे इन लोगों ने 67% दिया हुआ है। अगर आप गाइटन को देखते हो या आप जो है ना कुछ और नोट्स अगर आप लोगों के पास है या कि और बुक आप लोग फॉलो करें तो उसमें तकरीबन 70% दिया इन लोगों ने। सही है। 70 to 75% इस तरीके से। जो बीआरएस वाले हैं ना उन लोगों ने 67% दिया हुआ है। लेकिन हमें मिनिमम और मैक्सिमम का पता होना चाहिए। अब इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। ठीक है। तो इसके पीछे नहीं जाना है कि यहाँ पे तो 67 है और वहाँ पे तो 75 दिया है, वट एवर। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो सोडियम री एब्जॉर्ब होते हैं वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे री एब्जॉर्ब होते हैं। सही है। ये हम अभी यहाँ पे हमने तकरीबन जिसको कहते हैं कि टू थर्ड भी इन लोगों ने रखा हुआ है कि 2/3 जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे री एब्जॉर्ब होते हैं सोडियम। इसी तरीके से अगर आप सोडियम को देखो, पानी को देखो, यानी H2O को देखो, साथ में बाइकार्ब देखो, बुक में सारी चीजें लिखी हुए हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फास्फेट है, लिक्टेट है,
ठीक है ना, ये सारे के सारे जो है ना वो 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। और अगर आप, मैंने वही बात है ना कि अगर आप एक चीज हद से ज्यादा हो जाए, इनका जो नॉर्मल रेंज उधर हमने पढ़ा कि 250 से कम हो तो सारे जो है ना वो रीअब्सॉर्ब होंगे, और अगर इस 350 से ज्यादा हो जाए तो फिर वो तो रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, उतना रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, बाकी जो है ना वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, जैसे कि पीछे हमने अभी किया। ठीक हो गया है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास, हाँ, जो सोडियम है, आगे मैंने एक ना एक स्लाइड डाला हुआ है, ये देखें। ये देखिए ना, सोडियम जो है ना, ये देखे सोडियम 1 2 3 4 5। आप सोडियम को देखें ना, वो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, कोई ग्लूकोज के साथ, कोई अमाइनो एसिड के साथ, इसके लेक्टेट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखें, सोडियम के साथ कुछ ना कुछ चीजें अंदर जा रहे हैं, इसको कहते हैं को ट्रांसपोर्टर। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर है, इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज, एक दो है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, ये दोनों हमारे पास कैटाकोलामीन है हमारे पास, और एंजियोटेंसिन 2 है, इनको आके स्टिमुलेट करवा देता है। सही है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। फिर इसके बाद जो है ना, ये बाई कार्ब है, सॉरी, किधर गया, ये H2CO3 है, ये H2CO3 है बेसिकली ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमारे पास ना यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, ये वैसे हम फार्माकोलॉजी में भी करेंगे। सही है, ये बहुत अहम है, इसके से रिलेटेड ड्रग्स हैं। अगर आप लोगों को ये चीज यहाँ पे समझ आ गई ना, तो आप लोगों को मैकेनिज्म में कोई मसला नहीं है। आगे जब हम फार्माकोलॉजी में ये कार्बनिक एनहाइड्रेस ड्रग्स पढ़ेंगे, जो बुक वालों ने भी इधर यहाँ पे मेंशन किए हैं कि हमारे पास एसेटाजोलामाइड है, जो डायरेटिक्स है हमारे पास, डायरेटिक्स में हम पढ़ेंगे। सही है, तो ये बेसिकली एक बाई का HCO3 आके इसके पास H2, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है +H, ये दोनों मिलके ना H2CO3 बन जाता है। अब कार्बनिक एनहाइड्रेस आके ना इसको तोड़ लेता है, इसको CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया है, बहुत ही आसान चीज है, सिंपल सिंपल चीज है। ये आपके पास ल्यूमेन है, उसमें ये आता है। ठीक है ना, बाइकार्ब उधर मौजूद होता है। अब ये बाइकार्ब को हमने तोड़ना है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस जिसको बोलते हैं। ये टूट जाता है CO2 और H2O में। अब क्योंकि ये बाइकार्ब हम डायरेक्ट अंदर इधर नहीं ला सकते प्लाज्मा में, क्योंकि इसको हमने तोड़ फोड़ के अंदर लेके आना है, इसी तरीके से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये CO2 में हम तोड़ेंगे और +H2O में। फिर क्योंकि CO2 और H2O जो है ना, ये क्या हो जाता है, ये डिफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे ये अंदर आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक और कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम यहाँ पे रेडी रहता है कि अब हमारे पास CO2 भी आएंगे और +H2O भी आएगा, और इससे मैंने बाइकार्ब को निकालना है और हाइड्रोजन को भी निकालना है। हाइड्रोजन फिर दोबारा यहाँ पे आएगा, वो इसके साथ दोबारा मिलेगा HCO3 के साथ, इससे बनेगा H2CO3, और H2CO3 को जो है ना फिर कार्बनिक एनहाइड्रेस यहाँ पे दोबारा होगा, उसको तोड़ेगा CO2 और +H2O में। फिर हम ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है, और HCO3 यहाँ से अलग हो गया और वो उसको हमने अंदर लेके आया। अब कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है ना, जिसमें हमारे पास इनहिबिटर्स हैं, हमारे पास एसेटोजोलामाइड है, डोर्जाजोलामाइड है, कि बेसिकली डायरेटिक्स है हमारे पास, जो कि ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है। आप लोग, हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, वैसे आ रहा है। सही है, लेकिन यहाँ पे आप लोग जहन में ये भी रख लेंगे, अहम पॉइंट है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है अक्यूट माउंटेन सिकनेस के लिए, अक्यूट। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये हर जगह पे आता है, अक्यूट माउंटेनियस सिकनेस, ये इसके लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। ये और अल्कलोसिस वाले पेशेंट्स में भी दे देते हैं, क्यों सही है, क्योंकि जिसको अल्कलोसिस हुई हो तो उसमें भी हम ये देते। वैसे फार्माकोलॉजी में हम करेंगे, यहाँ पे हम नहीं जाते मैकेनिज्म के पीछे। ठीक हो गया है, तो देखें, तो कहने का मकसद ये है ना कि तकरीबन 67 to 70% आपके पास जो सोडियम है ना, वो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम जो है ना वो को ट्रांसपोर्टर किसी, सोडियम जो है ना ग्लूकोज के साथ भी एब्जॉर्ब होते हैं, अमाइनो एसिड के साथ भी, लेक्टेट के साथ भी, और इसी तरीके से बहुत सारे। ठीक है ना, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे देखें ना, तो तकरीबन 67% जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखें, जो कि यहाँ पे खैर हम मैंने तो नहीं दिया है, लेकिन ये वाला स्लाइड आप लोगों के बुक में नहीं है, BRS में। सही है, तो आप देखें ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है कि लेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन जो है ना वो क्या नाम है इसका, किधर गया,
हाँ, रीएब्जॉर्ब विद क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर यहाँ पे है, सोडियम और क्लोराइड दोनों यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। तो ये लेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सही है, ये अर्ली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास हाँ, इसके बारे में बात कर रहा था, जो यहाँ पे ये इसको हम कहते हैं ना GLT ट्रांसपोर्टर, यानी ग्लूकोज लिंक सोडियम ग्लूकोज, सॉरी इधर लिखा मैंने, ये सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2, ये बेसिकली दो है, एक है SGL21 और एक है SGL22। ठीक है, तो ये आप लोग इसके साथ आप इसको ऐड कर लें, ठीक है ना, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा तकरीबन 10% वो यहाँ पे ये रीअब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 90%। तो ज्यादातर लोगों को ये सिर्फ 2 का पता होता है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 90% जो है ना वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, और ये 10% जो है ना वो SGLT1 जो है ना वो रीअब्जॉर्ब करते हैं। हमारे पास कुछ ड्रग्स भी है ना, वो इसको हम बंद कर देते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में हम दे देते हैं, जिसमें ये फ्लू वाले ड्रग्स आते हैं, केनाग्लिफ्लोजिन, सही है, ये वैसे हम फार्माकोलॉजी में करेंगे, वो बेसिकली इस ट्रांसपोर्टर को हम बंद कर देते हैं। तो जब ये ट्रांसपोर्टर बंद होगा तो सोडियम तो खैर एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, बाहर निकलेगा। डायबिटिक पेशेंट्स में हम इसी तरह करते हैं ना, क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो हमारे पास कम हो जाए, क्योंकि हाइपर ग्लाइसीमिया होती है पेशेंट को, है। तो खैर वैसे ही हम फार्माकोलॉजी में करेंगे। और हाँ, एक और बात जहन में आ गया कि यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही ट्रांसपोर्टर एक और जगह भी है, वो है गट, GIT में, सही है, ये हम GIT में भी करेंगे। तो तकरीबन सिमिलैरिटी है हमारे पास किडनी और गट में, जो GIT है, सही है, वो सिमिलैरिटीज हैं हमारे पास, तो खैर वो GIT में हम करेंगे। तो ये तो हमारे पास थे ये सारी चीजें, ठीक हो गए हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करेंगे, फिर इसी तरीके से थिक डिसेंडिंग लैम्प करेंगे, फिर जो है ना थिन असेंडिंग लैम्प करेंगे, ठीक है, फिर जो थिक असेंडिंग लैम्प है, फिर डिस्टल है, कलेक्टिंग डक्ट, हर जगह पे हम करेंगे कि यहाँ पे कि अब यहाँ पे कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन जो अब्जॉर्ब होती है ना वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। यानी कहने का मकसद है कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे हम बढ़े, आज हमारा जो है ना वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। कल हम फिर इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास, अब ये देखे ना, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की है वैसे ऊपर। बाई कार जो है ना तकरीबन अबाउट 80% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये बस आप लोगों को पता होना चाहिए, ये अहम है, ठीक है। हाँ, अब ये जो पॉइंट है, जो ट्यूब्यूलर फ्लूइड और प्लाज्मा कंसंट्रेशन रेशियो है, ये अहम है, ठीक है। ये ग्राफ आप लोगों की बुक में है, आप लोगों ने इसको देखना है। अब होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास ट्यूब्यूलर फ्लूइड है, जो आपके पास जो ट्यूब्यूल में जो फ्लूइड है, जो यूरिन है, उसको हम कहेंगे ट्यूब्यूलर फ्लूइड। और एक है हमारे पास प्लाज्मा, जिसको हम कहते हैं पी से भी याद किया जाता है और पहचाना जाता है, वो है हमारे पास प्लाज्मा, ठीक है। ये इधर इन लोगों ने दिया हुआ है, अगर आप देखें बुक में है, ठीक है। ट्यूब्यूलर फ्लूइड है, ये यूरिन एट एनी पॉइंट अलोंग द नेफ्रॉन। प्लाज्मा है पी, यानी सिस्टमिक प्लाज्मा, एट कंसिडर टू बी कांस्टेंट। अब हमारे पास ना इन लोगों ने पॉइंट 3 बातें इन लोगों ने यहाँ पे की है कि जो हमारे पास ट्यूब्यूलर फ्लूइड होगा, जो TF है, TF यानी ट्यूब्यूलर फ्लूइड शॉर्ट फॉर्म है, जाना और पहचाना जाता है इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, बाय P, ठीक है, यानी प्लाज्मा। अब इन लोगों ने ना 3 बातें की है कि या तो ये आपके पास जो रेशो हम लेते हैं ट्यूब्यूलर फ्लूइड और प्लाज्मा की, या तो ये हमारे पास इक्वल होगा, बराबर होगा, किस चीज का, 1 कुछ बुक लिखते हैं 1, कुछ लिखते हैं 1.0, तो इट डजंट मैटर, जो भी आप लोगों ने याद रखना है बस 1.0 ही आप लोग याद रखेंगे। देखें यहाँ पे 1.0 है ट्यूब्यूलर फ्लूइड प्लाज्मा, ठीक हो गए। एक बात तो ये है, दूसरी बात,
दूसरी बात ये है कि यही ट्यूब्यूलर फ्लूइड और प्रेशर बराबर होंगे, इक्वल होंगे, किस चीज के हैं? लेस देन 1.0, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि वही ट्यूब्यूलर फ्लूइड इनटू प्लाज्मा ग्रेटर देन 1.0, ठीक है। ये तीन बातें इन लोगों ने की है। अब ये इस चीज को हम जो है ना इस ग्राफ से भी समझेंगे, ठीक है ना। ये ग्राफ बहुत अहम है। अब ट्यूब्यूलर फ्लूइड प्लाज्मा इक्वल टू 1.0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो बुक वालों ने लिखा हुआ है, कि हमारे पास अब कोई चीजें जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं हो गई है, या तो एब्जॉर्ब हुई है लेकिन पानी यहाँ पे। हाँ, एक एक बात मैं इससे पहले, इससे जाने से पहले, ये एक बात आप लोगों को मैं बताता चलूं, वो ये है कि यहाँ पे एक सीक्रेट है, सीक्रेट इस ग्राफ में। और वो सीक्रेट क्या है? पानी। पानी को जहन में रखना है, H2O को, ये सीक्रेट है, ठीक है। अब पहली बात का मतलब ये है कि ये इक्वल टू 1:1.0 होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये या तो एब्जॉर्ब नहीं हुई है, री एब्जॉर्ब नहीं हुई है, या अगर री एब्जॉर्ब हुई है लेकिन पानी और ये सब्सटेंस जो है दोनों इक्वल री एब्जॉर्ब हुई है। तो इसी वजह से हमारे पास जो ट्यूब्यूलर फ्लूइड और प्लाज्मा का जो रेशियो होगा वो 1.0 होगा, जो बुक वालों ने बात की है, ठीक है। अब अगर ये कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब जो सब्सटेंस की जो रीअब्जॉर्प्शन है ना वो ज्यादा हो गई है। किस चीज से? पानी से, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि पानी एक सीक्रेट है, इसीलिए यहाँ पे सारी चीजें हम पानी के साथ ही रिलेट करेंगे, ठीक है ना। अगर ये कम है तो जो सब्सटेंसेस हमारे पास री एब्जॉर्ब हो गई है तो इसका मतलब ये है कि वो पानी से एज कंपेयर टू पानी कम री एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। और अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सब्सटेंस री एब्जॉर्ब हो गई है वो, सॉरी, मैं अपनी बात वापस लेना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सारी चीजें जो है ना वो उल्टा बताया। देखें, ट्यूब्यूलर फ्लूइड प्लाज्मा इक्वल टू 1.0 ये कब होगा कि आपके पास जो सब्सटेंस जो है ना वो री एब्जॉर्ब हो गए हैं ना, वो हमारे पास कितने हैं के अब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, री अब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं हुई है। और अगर री अब्जॉर्प्शन हुई है तो वो पानी और ये दोनों एक सेम इक्वल अमाउंट पे री एब्जॉर्ब हो गए, तो इसलिए यहाँ पे जो रेशियो होगी वो हमारे पास 1.0। और अगर ये लेस 1.0 हमारे पास ये रेशियो आ गई है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सब्सटेंस जो है वो री एब्जॉर्प्शन हुई है उसकी, लेकिन वो ग्रेटर देन वाटर है, सही है। यानी एज कंपेयर टू वाटर वो सब्सटेंस ज्यादा री एब्जॉर्ब हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे जो रेशियो है वो लेस देन, कम आया हुआ है, लेस देन 1। अब इसको इस चीज को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे और आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा। और अगर ये ग्रेटर है, ये ट्यूब्यूलर फ्लूइड प्लाज्मा जो रेशियो है, अगर ये 1.0 से ग्रेटर आया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिएब्जॉर्प्शन हुई है वो पानी से कम हुई है, यानी एज कंपेयर टू वाटर वो जो सब्सटेंस है वो कम रिएब्जॉर्ब हुई है, ठीक है ना। तो अब इसको हम ग्राफिकली हम देखते हैं। देखें, वही रेशियो है जो कि ऑलरेडी हमने बात की, ठीक है ना। यहाँ पे वही रेशियो है। अब कुछ चीजें जो है ना वो रीएब्जॉर्ब होते हैं और कुछ चीजें पानी के साथ। हम, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे जो सीक्रेट है आप लोगों ने जहन में रखना है वो है पानी। पानी को आपने जहन में रखना है और पानी के साथ सारी चीजों को कंपेयर करना है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो पॉइंट है सोडियम, और यहाँ पे आप लिखें पोटाशियम, पोटाशियम बी, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास वाटर और ये सोडियम और पोटाशियम दोनों इक्वल लेवल पे सारे जो है ना वो रीएब्जॉर्ब हो गए, इसलिए यहाँ पे ये जो लाइन है वो स्ट्रेट आया हुआ है। क्लियर हो गया है कि समझ नहीं आया है? समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। अब अब अगर आपके पास जो सिक्रीशन है और रीअब्जॉर्प्शन है ये कम है पानी से, तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर चला जाएगा, जैसा कि इनुलिन है। हम मेजर कर देते हैं ना जी, जीएफआर के लिए,
तो ये बेसिकली वाटर से रेपिडली वो हो जाता है, तो इसी वजह से ये हमारे पास जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और इसी तरीके से आप क्लोराइड को देखें, ठीक है ना, सेम होगा विद वाटर के साथ। जितना वाटर री एब्जॉर्ब हुआ है उतना ये चीजें एब्जॉर्ब हुआ है, तो ग्राफ हमारे पास सीधा होगा। लेकिन अगर हमारे पास सिक्रीशन या री एब्जॉर्प्शन जो है ना वो रेपिडली हुआ है वाटर, तो ये सारी चीजें जो रेशो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी अब 1:0 से ग्रेटर हो गया है, तो इसी वजह से ये सारा ऊपर चला गया है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपके पास क्लोराइड भी आ गया। और यहाँ पे एक और भी ग्राफ आप डाल सकते हो जो कि बुक वालों ने खैर तो नहीं दिया है, जो कि पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड है। ये ठीक हो गया। अब दो बातें तो हमने कर ली हैं, एक तो ये कि इक्वल होगा, यानी पानी और सोडियम वगैरह ये सारे वाटर जो है ना वो इक्वल अमाउंट पे जो है ना वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो इसी वजह से ये जो रेशो होगा वो 1.0 होगा, सही है, या इक्वल होगा, सही है। और अगर ये ग्रेटर है 1.0 से ऊपर चला जाता है तो वो सारी चीज़ें जो ग्राफ है वो इसी तरीके से हमें मिल जाएगा। वजह यही है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमसे ज़्यादा, पानी से ज़्यादा जो है ना वो सॉरी कम रीअब्जॉर्ब हुए हैं, क्योंकि ये पानी कम रीएब्जॉर्ब हुए और ये ज्यादा रीएब्जॉर्ब और सिक्रीशन इसकी हुई है। ठीक है, जैसे कि पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड और एनुलिन, और इसी तरीके से क्लोराइड। अब ये चीजें रहती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है, बाइकार्ब है, ये जितने भी अमाइनो एसिड्स है, यहाँ पे ये चीजें रीअब्जॉर्प्शन इसकी हुई है लेकिन फास्टर देन वाटर, सही है। तो इसलिए हमने कहा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो सीक्रेट आप लोगों ने रखना है वो पानी ही रखना है, वाटर रखना है जहन में, और इसी चीज को आपने इन सब पे अप्लाई करना है। पानी के साथ कितनी चीजें रीअब्जॉर्ब होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, फिर उसी बेस पे हम रेशो लेते हैं, ठीक है ना। तो वो रेशो क्या है, 1.0 है। अगर ये कम हो जाए, यानी 1:0 से रेशो नीचे आया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये सारी चीजें, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, चाहे वो बाइकार्ब हो, नीचे ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये फास्टर जो है ना वो रीएब्जॉर्प्शन इसकी हुई है एज कंपेयर टू वाटर। जबकि यहाँ पे अगर ये रेशो ऊपर चला जाता है, 1.0 से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये सारी चीजें जो है ना वो स्लो रीएब्जॉर्ब हुई है एज कंपेयर टू वाटर, सही है, सॉरी सिक्रीशन हुई है, रीएब्जॉर्प्शन। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है। आ, आ, सही है, इसमें और कोई बातें हैं नहीं। सारी चीज़ें हमने तकरीबन कंप्लीट की हैं, सही है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम ये थिक असेंडिंग लैम्प, हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस पे तकरीबन कितना सोडियम जो है ना वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, और सोडियम क्लोराइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आगे हम करेंगे, सही है। फिर इसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट है कि उस पे कितना सोडियम जो है ना वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ये ग्राफ देखें ना तो ये इधर लिखा हुआ है, आप लोगों के बुक में लिखे हुए हैं, सही है। इनुलिन के बारे में भी बात की है कि इनुलिन जो है ना वो न एब्जॉर्ब, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात की ना, इनुलिन के ये न री एब्जॉर्ब होते हैं और न सिक्रीट होते हैं, डायरेक्ट फिल्टर होते हैं, सही है। तो इसी वजह से ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। और आप पैरामेनापेरिक एसिड को देखें तो 20% जो है ना वो फिल्टर होती है, और लेकिन 80% जो है ना वो सिक्रीशन उसकी होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बुक वालों ने भी यही बात लिखी हुई है कि यहाँ पे जो सिक्रीशन है या री एब्जॉर्प्शन है वो रेपिडली हुई है एज कंपेयर टू वाटर, तो इसी वजह से ग्राफ जो है ना वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब अगर सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन जो है ना वो लेस रेपिडली देन वाटर, तो रेशो जो है ना वो ऊपर चला जाएगा। ये सारे बुक वालों ने ये बातें की है। तो देखें ये सारे आज के लिए इतना ही, बाकी जो है ना वो हम कल करेंगे, सही है। ये पॉइंट थोड़ा अहम है, क्योंकि ये चीज़ आप लोग जहन में रखेंगे ना तो फार्माकोलॉजी की समझ आ जाएगी।